हेलो दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टडी विद डब्बू एंड वर्षा। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। तो इसमें हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो भी कब तक, जब से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में स्थापित हुआ था, यानी कि अगर लिया जाए ऐसे तो 1757 1757 के बाद से। क्यों? वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1600 में ही आ गई थी, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, एज अ ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर आई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने गोल्स जो थे उसके, जैसे आप कह सकते हैं कि पहले वो व्यापार करने आई, फिर उसको टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, हर एरियाज वगैरह से टैक्स देने पड़ते थे। तो इसके लिए उसने क्या किया कि क्यों ना हम एरियाज को कैप्चर कर ले। और अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें 1600 ऑनवर्ड्स के बाद, तो 1707 तक, 1707 तक, जब तक औरंगजेब शासन कर रहा था, तब तक जो मुगल्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद इनके अंदर काफी विद्रोह वगैरह हो गए, आपस में ये लोग झगड़ा करने लगे, और यहीं से क्या होता है, मुगल एम्पायर वीक होने लगता है। जो मुगल एम्पायर था दोस्तों, वो आपका वीक होने लगता है। और इसी के बाद से ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक तरह की कंपनी थी, जैसे हमारे यहाँ टाटा बिरला ये सब एक कंपनियां हैं, ऐसे वो भी कंपनी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद, और ऐसा नहीं था कि वो एक सोल ऐसी एक ही अकेली कंपनी थी, ब्रिटेन में ऐसी बहुत सारी कंपनियां पहले भी थी और उस समय भी ऑपरेट करती थी। बट इंडिया में इसको मिला था कि आप यहीं पे ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे इसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ने लगी, और जैसे ही मुगल एम्पायर वीक होने लगा, जब लेटर मुगल्स आ गए, ठीक है, 1707 के बाद वाला पीरियड को हम क्या कहते हैं, लेटर मुगल्स का पीरियड कहते हैं। उस समय का जो मुगल शासन था वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था, और तभी जाकर 1757 के बाद से इन्होंने अपना पॉलिटिकल सिनेरियो एसेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके बाद से तो लगभग 200 सालों तक 200 अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ राज्य किया। पर उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे इकोनॉमी का क्या किया, उन्होंने हमारे रिसोर्सेस के साथ क्या क्या किया। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्या यहाँ पे सोना जाता था? नहीं, यहाँ पे मिनरल्स इतने ज्यादा नहीं हुआ करते, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होती हैं। इसके ज्यादातर जो भंडार, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, इसके जो ज्यादातर ओट्स वगैरह मिलेंगे, जो भंडार मिलेंगे, वो अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेंगे आपको। लेकिन ये सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? क्योंकि यहाँ के जो मसाले हुआ करते थे, आप एंशियंट टाइम से, सिल्क रूट वाले टाइम से देख लीजिए, तब से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले तक यहाँ पे सामानों का, यानी कि मसालों का, और पॉटरी वगैरह, मतलब नक्काशी वाले, जो आप कभी देखते होंगे मटका वगैरह बना रहता है, कुछ और नक्काशी के बर्तन बने रहते हैं, मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के, वो सारी चीजें। हालांकि चाइना भी उसमें बहुत आगे था, फिर भी इंडिया का नाम था। इसके अलावा यहाँ के कपड़े, यहाँ जो कपड़ा था वो उस समय, आप जो अभी बांग्लादेश देख रहे हैं, पाकिस्तान ये अलग देख रहे हैं ना, उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक ही थे। तो आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वहां पे सिल्क वगैरह, जूट वगैरह, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती है वहां पे, बहुत ही उच्च किस्म की जो है वो आपको सिल्क वहां पे देखने को मिल जाएगी, मलमल जिसे कहते हैं हम लोग, आगे भी पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ कपड़ा और हाथ से हैंडलूम इंडस्ट्री भारत की बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने किया क्या। वो अगर इंडिया आए थे तो क्यों आए थे? उन्होंने व्यापार किया, व्यापार के साथ साथ जब उन्होंने पॉलिटिकल असर्शन किया यहाँ पे इंडिया पे, तो उन्होंने इकोनॉमी को किस तरह से ड्रेन किया। वो लगातार जंगलों की कटाई करते थे। आपको बिलीव नहीं होगा, 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में लोग करते क्या थे कि यहाँ के पेड़ों की कटाई करते थे, और ब्रिटेन में उस समय रेलवे का निर्माण 18th-19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। तो वहां पे जाकर रेलवे की जो लाइनें बनती, पटरी, वो आपने देखा होगा, रेलवे लाइन पटरी अक्सर मोटी मोटी लकड़ियां होती है, वहां के लिए ले जाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ का रिसोर्स ड्रेन करके वहां पे ले जाया जाता था। इसके अलावा बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सेना रखनी शुरू कर दी, क्योंकि वो राजपूतों से और ये मुगल एम्पायर से लड़ना था उन्हें, तो उसके लिए उन्होंने सेना रखनी शुरू की। और उस सेना का जो खर्च होता था वो कौन उठाता था? इंडियंस उठाते थे। ये जो फार्मर्स वगैरह जो टैक्स देते थे वो उठाते थे। आप इसमें रैयतवारी सिस्टम भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, उन्होंने एक्चुअल में किया क्या।
तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पहला जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन जो दिया है आपके चैप्टर में, उसमें लिखा है कि द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द country to being a raw material supplier for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base। मतलब इनका जो सोल पर्पस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सोल पर्पस था, वो सिर्फ ये था कि इंडिया से ज्यादा जो रॉ मटेरियल्स है, हमने आपको बोला ना कि सोने की चिड़िया कहलाता था, इसके पास जो प्रोडक्ट्स होते थे, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे हर तरह की आप देखेंगे क्लॉथ्स वगैरह, हर तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह, खाने पीने के अनाज वगैरह हर तरह के पैदा किए जा सकते हैं। तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे और अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे थे ब्रिटेन वाले, ठीक है ना, वही उनका सोल पर्पस था। दूसरा टॉपिक है आप लोगों का लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब जब कॉलोनियल रूल लगभग 200 सालों तक, मैंने आपको बता दिया, इस समय तक जो ब्रिटेन था वो बहुत ही तेजी के साथ विकास करता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ कुछ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से जाती है 1947 में, तो कुछ चीजों का ये निर्माण करके जाती है, जैसे पोर्ट्स, रेलवे, टेलीग्राफ। ये ऐसा इन्होंने क्यों किया था? वो भी इंडियंस की भलाई के लिए नहीं किया था, आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो उनकी सेना थी वो आसानी से मूव कर सके टेरेन इलाके तक, ठीक है। इसके अलावा जो उनके गुड्स थे, सर्विसेज थे, वो डोर टू डोर पहुंच सके, ठीक है, वो सेवाओं का लाभ ले सके, इसके लिए इन्होंने इन सब चीजों का डेवलपमेंट किया था। हाँ, उस समय जो था इंडियन का जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ही कम था, इनकम लेवल जो था बहुत ही कम था। इसके अलावा उस समय जो गरीबी थी हमारी, जो भुखमरी थी, एक तो उस टाइम में अकाल भी पड़ना शुरू हो गया था, और इनकी कमर्शियल फार्मिंग की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमर्शियल फार्मिंग कराते थे वो, जैसे आपका ऐसे क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स उगाते थे, इंडिगो वगैरह हो गया, नील की खेती वगैरह कराते थे। इससे क्या होता था, एक तो वो टाइम टेकिंग होता था, पैसा ज्यादा लगता था, और साथ ही साथ जो जमीन होती थी, भूमि होती थी, उसका निम्नीकरण होता था, मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो कम होता जाता था, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। हम आपको बता दें कि जो अभी भी इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एग्रेरियन, मतलब आज भी एक कृषि प्रधान देश है। भारत जो है वो आज भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे आज भी जो मेजर पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, वो आज भी खेती में ही संलग्न है, और वहीं पे उनको रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही था, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, हम कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी भी, जो अंग्रेजों ने डेवलप यहाँ की थी छोटी मोटी, जैसे जूट और कॉटन की, तो छोटे मोटे या तो कपड़ों की थी या छोटी मोटी चीजों की इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई थी, जिसके लिए वो खुद फायदा ले सके, ठीक है। तो कोई बड़ा एक जो होता है ना कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, वो नहीं थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं। About 85 of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। लगभग भारत का जो 85% जनसंख्या का भाग था वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करता था, और वहीं से वो अपनी लाइवलीहुड यानी कि जो भी जीवन यापन होता था वो एग्रीकल्चर से ही निकालता था, ठीक है। फिर आते हैं एक छोटा सा आपके टॉपिक दिया है वहां पे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। तो ये पहली जो बंगाल में इंडस्ट्री लगाई गई थी वो जूट की लगाई गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है फर्स्ट जूट मील इन 1855 होगा, यहाँ पे 1855 1855 में लगाई गई थी, 22 जी ऑकलैंड एंड बाबू बिशंबर सेन, ठीक है, इन रिसरा में वेस्ट बंगाल में लगाई गई थी, ठीक है। और यहाँ का जो मुस्लिन था, मुस्लिन मतलब कि मखमल, यानी कि जो आप कह सकते हैं फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन होता था, उसे हम मलमल कहते थे, सॉरी मलमल होगा ये, मलमल कहते थे। और ये अक्सर आपने देखा होगा जो रॉयल्टी वाले परिधान होते हैं, जैसे आप कभी मुगल्स वगैरह को देखेंगे तो कपड़े जो पहनते थे वो एक बहुत ही नक्काशीदार होता था और बहुत ही मखमल टाइप, एकदम छूने पे मतलब अच्छा सा लगे वैसा कुछ, ये मलमल इसे कहते थे। और ये मुस्लिन का पार्ट था। कॉटन टेक्सटाइल भी यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन उतना खास डेवलप नहीं कर पाई, ज्यादातर यहाँ पे जूट और सिल्क का ही प्रोडक्शन बल्क में होता था। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बांग्लादेश था ना, पहले पाकिस्तान में गया, 1971 में अपना एक अलग देश बन गया, तो जो सिल्क का प्रोडक्शन ज्यादातर होता है वो अभी भी बांग्लादेश में ही होता है, फिर भी वेस्ट बंगाल पार्ट में होता है यहाँ पे। फिर हम आते हैं यहाँ पे
रीजंस फॉर डिसमिसल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। अब उस समय एग्रीकल्चर, मैंने आपको बोला कि कृषि प्रधान देश था, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बहुत ही कम था। इसके अलावा जो किसानों की हालत थी, अगर बहुत अच्छा विकास होता, बहुत अच्छी कृषि होती, तो वो भी अमीर होते, ठीक है ना, अमीर होते तो एक स्टैंडर्ड लिविंग अपना बना लेते। लेकिन उसके ना होने का क्या क्या रीजन था? सबसे पहला था जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या था, उस समय बंगाल वगैरह वाला जो सिस्टम था, वहां पे क्या होता था कि जमींदार सारे खेतों को ले लेते थे, वहां के जो टीनेंट्स यानी कि किसान होते थे वो उनको लगान देते थे। अब वो लगान की जो मात्रा होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, तो किसान तो किसी तरह दे भी देते थे, लेकिन जो जमींदार होते थे वो अंग्रेजों को वो टैक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि हो सकता है मान लीजिए अभी आपका 100 बीघा जमीन है, ठीक है, 100 बीघा का एक जमीन है, टुकड़ा है, इस पे 10 किसान काम कर रहे हैं, 10 फार्मर काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए 9 वाले पे यानी कि 90 बीघे तक तो खेती अच्छी हुई, 10 बीघे की नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों को टैक्स तो पूरा चाहिए, और उनका टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत हाई था, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे वो। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप अपने क्लास 12th में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जमींदारी सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक थे, 5वीं रिपोर्ट वगैरह वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, स्केप करते थे, टैक्स नहीं देते थे। दूसरा रीजन था कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी भी खेती को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने बस किसानों के ऊपर कब्जा किया, जमींदारों के ऊपर कब्जा किया, अपनी गवर्नमेंट को स्थापित किया, फिर उनको एक आदेश दे देते थे कि हमें इतना टैक्स चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं लगा कि हाँ हम इरिगेशन में कुछ सुधार करें, साइंस एंड टेक में सुधार करें, नई तरीके का बीज लाएं, ठीक है, मैनुअल यूज कम करें, ठीक है, मशीनरीज का यूज ज्यादा करें, ठीक है। तीसरा कारण था रिवेन्यू सेटलमेंट। ये एक तरह का ये भी एक तरह की टैक्सेशन सिस्टम था जो जमींदारों को देना पड़ता था। स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रिवेन्यू वर फिक्स। इसमें क्या होता था, आपको अंग्रेज फिक्स कर देंगे कि भैया हमें हर साल 100 क्विंटल चाहिए। मान लीजिए 10 बीघा आपके पास जमीन है, उन्होंने बोल दिया 100 क्विंटल चाहिए। अब मान लीजिए किसी कारणवश बारिश नहीं हुई, या सूखा पड़ गया, या मान लीजिए कोई और कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई और आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो उसमें इनसे कोई मतलब नहीं होता था कि फसल बर्बाद हो गई हम टैक्स नहीं लेंगे, उनको टैक्स देना ही देना था, ठीक है। तो ये था आपका क्या, रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। चौथा का लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया। पांचवा था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इन्होंने सिंचाई वगैरह पे भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, कोई कैनाल वगैरह, कोई ऐसे नहर वगैरह निकाले। फिर नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जब टेक्नोलॉजी ही नहीं थी तो फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर हमने देख लिया। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था, इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है। जब अंग्रेजों के समय में भारत में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं बन पाए, उसका रीजन देखिए, पहली बात तो इंडिया को या कोई भी जो देश दूसरी देश को कॉलोनी अपनी बनाता है, अपना उपनिवेश बनाता है, तो वहां पे वो डेवलप करने नहीं जाता। सबसे पहला आप ये अपने दिमाग में बैठा के चलिए। तो अंग्रेज जो आए थे वो भी भारत को डेवलप करने नहीं आए थे, वो सिर्फ यहाँ के रिसोर्स को ड्रेन करने के लिए आए थे और यहाँ से ज्यादा मुनाफा कमाकर वापस जाना चाहते थे। वो भारत को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते थे। भाई कोई भी देश होगा वो सोचेगा, आप ही को अगर एक दिन के लिए बोल दिया जाए किसी के घर में जाइए और जो भी सामान हो, एक आपके पास 24 घंटे का टाइम है, जो जो उठाना चाहिए उठा लीजिए, तो आप भले ही अभी भी बड़े ईमानदार बन रहे हैं, पर किसी के घर में जाएंगे तो 24 घंटे सोचे कि इसका ईंट तक हम उपाड़ के लेते हैं, ठीक है। कुछ उसी तरह की चीजें ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी थी, ठीक है। इनका इंटेंशन क्या था भारत में, इनका इंटेंशन क्या था, क्या इनकी मानसिकता थी? टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। पहला था कि इंडिया में इतना ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन होता है, इतनी सारी चीजें पैदा होती है, तो हम इंडिया से क्या करेंगे, ये सारी चीजों को, रॉ मटेरियल को अपने यहां लेकर जाएंगे, इसलिए इसे उपनिवेश बना लिया, ठीक है। दूसरा था, और किस लिए बनाया, ताकि जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, वहां पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहा था ब्रिटेन, वहां के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री किसी काम की तो है नहीं भैया। दूसरा था टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्राउलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सो दैट their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their
होम कंट्री ब्रिटेन। दूसरा था कि अगर हम यहां पे ऐसा कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाने लगेंगे भारत में, तो जो ब्रिटेन पैदा कर रहा है उसको पहनने वाला, उसको यूज करने वाला, उसको खाने वाला कोई तो होना चाहिए, उन्हें मार्केट चाहिए था। और इंडिया तब भी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा था, तो वो एक बड़ी पॉपुलेशन बेस मिल गया था उसे, तो इसीलिए वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता था और वहां के बने हुए प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही लाकर बेचता था। इसीलिए हम जो है एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करते थे उस टाइम पे, लेकिन वो भी मुनाफा हमें, अब आपको पता, आप कहेंगे अरे सर बताओ एक्सपोर्ट सरप्लस थे तो काहे नहीं फायदा होता था। गुरुदेव, एक्सपोर्ट सरप्लस तो हम लोग थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, वो पैसा जो आता था वो भी इंडियन के पास तो आएगा नहीं, जिसकी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो किसके लिए यूज करती थी, वो अपने मुनाफे के लिए यूज करती थी। ठीक है, अब देखिए कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो इंडियंस ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, मतलब ज्यादातर इंडियंस उसमें थे। ठीक है, और उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था, और ये कहां ज्यादातर लोकेटेड था, ज्यादातर जो कॉटन मिल्स आप देखेंगे वो महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में ज्यादा लोकेटेड था। जूट मिल जो था वो डोमिनेट कर रहे थे फॉरेनर्स, मतलब विदेशी उसके मालिक हुआ करते थे ज्यादातर, और ज्यादातर वही स्टैब्लिश करते थे, और ये ज्यादातर कहां पे होता था, बंगाल में। ठीक है, जो आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो 1907 में, ये थोड़ा सा फैक्ट था मैंने कहा डाल देता हूं, मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। ठीक है, तो 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पे। इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ सिल्क, कॉटन, वुड, शुगर, एक्सेट्रा। कच्चे मालों का वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। एक्चुअल में इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, ब्रिटेन गवर्नमेंट खुद एक्सपोर्ट करवाती थी। ठीक है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, कॉटन, सिल्क, वूल एंड क्लॉथ, कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स से क्या मतलब है, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज थी वो भी ब्रिटेन में ही बनती थी, हम लोग वहां से इसको आयात किया करते थे। ठीक है, हाफ ऑफ इंडियन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अब देखिए जो भी व्यापार होता था उसका 50% तो भैया कहां रिस्ट्रिक्ट हो गया, कि आप हमारे साथ ही व्यापार करेंगे। ठीक है, ये बात वही हुई कि हम तो तुम्हारी टॉफी खरीदेंगे, अब तुम्हारी टॉफी का दाम है 200 रुपए, लेकिन हम देंगे सिर्फ 2 रुपए ही, और 50 टॉफी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये जबरदस्ती थी हमारे साथ। ठीक है, तो हाफ ऑफ यानी कि 50% जो ट्रेड होता था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, बाकी जो था वो भी सारी कंट्री के साथ अलाउड नहीं था। जैसे चाइना के साथ होता था, सिलोन, उस समय श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, तो श्रीलंका के साथ होता था, और पर्सिया जो कि ईरान का पुराना नाम है, इनके साथ ही हमें इजाजत थी ट्रेड करने के लिए। फिर इंडिया वाज इन एक्सपोर्ट सरप्लस कंडीशन बट दिस वाज यूज्ड फॉर। अब देखिए हम एक्सपोर्ट सरप्लस में हुआ करते थे, इवन अब हम लोग एक्सपोर्ट डेफिसिट में है ना, अभी हम लोग क्या है कि हम लोग डेफिसिट में जाता है, हमारा जो व्यापार है वो डेफिसिट में जा, लेकिन तब के टाइम पे जब हम बहुत गरीब हुआ करते थे तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, लेकिन वो यूज कहां होता था, हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। कि ऐसा नहीं कि सड़क बनवा देते थे उस पैसे का, या कोई इंडस्ट्रियल बेस खड़ा कर दिया, या कोई सर्विस सेक्टर में अच्छी चीजें, हॉस्पिटल्स वगैरह को, कुछ नहीं। क्या करते थे वो उस पैसे का, टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। सबसे पहले तो जो भी ऑफिस वगैरह बनाई गई थी इंडियंस के सो कॉल्ड प्रतिरक्षा के लिए, कि आपकी रक्षा करेंगे हम, आपके लिए ट्रेड, आपके लिए लॉ बनाएंगे, ये सारी चीजें उस ऑफिस में चला जाता है। दूसरा, एक्सपेंसेस ऑन वॉर, उस समय ब्रिटेन आपको पता है वॉर में इन्वॉल्व था, 2 वर्ल्ड वॉर भी हो चुके थे, तो उसमें चला जाता था। फिर इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, अब कुछ ऐसे आइटम्स होते थे जिनको हम उल्लेखित ही नहीं करते थे कि भैया ये हमने वहां से ब्रिटेन से एक्सपोर्ट कर लिया। अब जो पहली कॉटन मिल, ये कुछ फैक्ट्स हैं हमने लिख दिए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आप आने वाले जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम या कोई वनडे एग्जाम, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला जो कॉटन मिल लगाया गया, अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो 1818 में कोलकाता में लगाया गया, पर वो फेल हो गया। ठीक है, वो चला नहीं, तो इसीलिए जो रियल इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है वो 1854 में माना जाता है, और वो बॉम्बे में लगा था, बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बाय केजीएन डाबर। ठीक है, केजीएन डाबर ने पहली जो कॉटन मिल लगाई वो बॉम्बे में लगाई, और नाम था बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। ठीक है, बाय केजीएन डाबर। ठीक है, केजीएन डाबर ने लगाई थी। और पहली जो जूट मिल लगाई गई थी वो 1855 को जी ऑकलैंड और बाबू बिशंबर सेन ने लगाया था, रिसरा में, वेस्ट बंगाल में। सो आगे का पार्ट हम फिर से पढ़ाते हैं। चलिए हम आते हैं स्वेज कैनाल के ऊपर। ये कैनाल क्या है, ये स्वेज कैनाल बनाई गई ताकि जो ट्रेड है, ट्रेड की जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये स्वेज कैनाल, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है,
ठीक है। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, इट कनेक्ट्स पोर्ट सैयद ऑन मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ सुएज ऑन आर्म ऑफ द रेड सी। ये जो कैनाल है वो डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, साउथ एशिया के लिए, ईस्ट अफ्रीका के लिए और ओशिनिया के लिए, ठीक है। इट्स ओपनिंग इन, और ये कब बनाया गया? 1869 में बनाया गया, और इसने रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर, और यहां से इंडियन मार्केट को मतलब मार्केट में एक्सेस के लिए इजी बना दिया, मतलब रास्ते को शॉर्ट कर दिया। अभी थोड़ा टाइमलाइन पे ध्यान दीजिएगा, 1869, ठीक है। उस समय तक क्या हो गया था? उस समय पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल सब कुछ किसके हाथों में आ गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गया था। अब आते हैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक कंडीशंस पे। तो सबसे पहला, ये थोड़ा फैक्ट है, इसे आप याद करिए, कई सारे वनडे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि जो पहला पॉपुलेशन सेंसस था वो कब स्टार्ट हुआ था। वैसे तो ये 1872 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था। तो प्रॉपर कब स्टार्ट हुआ? 1881 में। उसके बाद हर 10 सालों में, हर 10 इयर्स बाद ये पॉपुलेशन सेंसस आता है, ठीक है ना। इसमें जनसंख्या कितनी है, कितने लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो क्या है, गरीबी रेखा, ये सारी चीजों का इसमें डेटा होता है। बिफोर 1921, 1921 से पहले इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। देखिए थोड़ा सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में समझ लीजिए। होता क्या है, जब कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है दोस्तों, तो उसमें जो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत ही हाई होता है। वहां पैदा भी बहुत तेजी के साथ होते हैं और मरते भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होगा, जाहिर सी बात है गरीब देश होगा, तो वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होगा, वहां साइंस नहीं होगा, वहां मेडिसिन नहीं होंगी, वहां पे साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट बहुत कम होगा। तो जब लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो बच्चे पैदा करेंगे और फिर मरेंगे कैसे? क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा, मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो क्या करेंगे? डेथ रेट भी हाई होता है, बर्थ रेट भी हाई होता है। फिर आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा था मैं, सॉरी। इसके बाद हम आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगा? बर्थ रेट जो है वो हाई होगा पर डेथ रेट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो क्या करती है, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने यहाँ ये हेल्थ फैसिलिटीज, साक्षरता, इन सब चीजों को सुधार लेती है, ठीक है, डेवलप्ड कर जाती है इन सब चीजों में। तो उनके यहाँ बर्थ रेट तो बढ़ता है क्योंकि साक्षरता इतनी बढ़ी नहीं रहती, और डेथ रेट ड्यू टू द हेल्थ फैसिलिटीज कंडीशन इंप्रूव्ड, वो डेथ रेट उनका कम हो जाता है। तो इसीलिए उनका पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ हाई जाता है। और फिर आ जाते हैं हम लोग डेवलप्ड कंट्री पे। तो अंडर डेवलप वाले में क्या होगा? बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा। डेवलपिंग कंट्री में क्या होगा? बर्थ रेट ज्यादा पर डेथ रेट कम। और फिर आते हैं डेवलप्ड कंट्री में जिसमें बर्थ रेट भी कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा। फिर उस समय इंडिया का जो लिटरेसी लेवल था, अब सोचिए 16% था। और आपको पता है लिटरेसी का क्या डिफिनेशन हुआ करता था? किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपने नाम को बोल लीजिए, पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, वही साक्षरता का मानक था। उसमें भी सिर्फ 16% लिटरेसी रेट थी। सोचिए क्या सिचुएशन रही होगी। और उसमें भी महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी वो क्या था? 7%। इवन 10 लाख आप जब पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 10 लाख वोटरों का नाम, इस लाखों वोटरों का नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि औरतों का स्वयं का नाम नहीं दिया गया था, उनके पति के नाम पे उनको, जैसे कि रमेश की बहू, ठीक है, सुरेश की बहू, इसके लिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन था उसने उन नामों को हटा दिया था, ठीक है। वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ इन ईयर अपॉन एवरेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर वाज वेरी हाई, ठीक है ना। ये जो मोर्टेलिटी रेट था, मतलब जो लोग मर रहे थे पर ईयर, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चों में कितने बच्चे कितने बच्चे मरते थे, वो भी बहुत ज्यादा था। कितना था वो? 218 था 1000 में, ठीक है। वो कितना था? 218। और अभी ये कितना है? सिर्फ 63 है। अभी अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो सिर्फ 63 बच्चे मरते हैं, जबकि उस समय 218 बच्चे मर जाते थे, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जीवित रहेगा व्यक्ति, उसकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 साल थी। अभी कितनी है? ये 63 ईयर्स। तो आप देख लीजिए सुधार कितना हुआ है, ठीक है। और उस समय की कंडीशन क्या थी ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर,
उस समय ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन 70 से 75% था, मैन्युफैक्चरिंग में 10% था और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% था। इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, वो आप एक चीज से ध्यान में रख के पढ़िएगा कि उन्होंने आपकी सुविधा के लिए या आपके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इंडियंस के डेवलपमेंट या सुविधा के लिए नहीं किया था, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जिसमें रेलवेज था। अब रेलवेज से क्या था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद उनके जो सैनिक थे वो इजिली मूव कर पाए, सामान जो रसद वगैरह जो सैनिकों को दिया जाता है इजिली मूव कर पाए, इसके लिए उन्होंने रेलवे का विस्तार किया, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके वो, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया, पोस्ट और टेलीग्राफ बनाया। क्यों? क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उनके जो सैनिकों में इतनी तेजी के साथ मैसेज वायरल नहीं हो पाता था, ठीक है ना, क्या कदम आगे उठाना है क्या नहीं, तो इसके लिए उन्होंने ये टेलीग्राफ और पोस्ट बनाया। डिड डेवलप टू सब सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट के लिए, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीजों का डेवलपमेंट किया। सो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।